नमस्कार, मी तन्मय टिल्लू हितगुज या आमच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत. या कार्यक्रमातून आपण विविध आजारांविषयी आणि त्याच्यावरच्या उपचारांविषयी तज्ज्ञांकडून माहिती जाणून घेत असतो. आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटलचे यूरोलॉजिस्ट या डिपार्टमेंटचे हेड डॉक्टर संजय पांडे यांच्याशी. तर मूत्रविकार दोष आणि सकारात्मक जागरूकता या विषयावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत. आणि याच विषयाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टर संजय पांडे यांचं मी आपल्या स्टुडिओत स्वागत करतो. डॉक्टर, स्वागत आपलं. नमस्कार. तर हितगुजमध्ये डॉक्टरांचं स्वागत झालेलं आहे. डॉक्टर संजय पांडे यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती. डॉक्टर संजय पांडे हे अँड्रोलॉजी आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह यूरोलॉजीतील तज्ज्ञ. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती त्यांना विविध फेलोशिप्स मिळाल्या आहेत. चला तर मग त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊ मूत्रविकार दोष आणि सकारात्मक जागरूकता याविषयी. डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट आणि यूरोलॉजिस्ट मध्ये नेमका फरक काय हे आधी तुम्ही प्रेक्षकांना सांगा. तन्मय जी, धन्यवाद. जी 24 तास का इतने मुख्य टॉपिक्स पे बात करने के लिए और आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद. यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में बहुत हद तक ओवरलैप रहता है बिकॉज ये दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं जो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करके किडनी और बाकी अंग ऑर्गन्स की बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं. नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो किडनी के मेडिकल बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं, जो नेफ्रॉन्स का ख्याल रखते हैं और नेफ्रॉन्स को मेंटेन करते हैं. नेफ्रोलॉजिस्ट. यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम के सारे अंग के मेडिकल और सर्जिकल बीमारियों से डील करते हैं. वो अंग होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी के पाइप और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और उसके बाद जो गुप्तांग और यूरिनरी पैसेज है. इन सब की मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस एक यूरोलॉजिस्ट डील करता है. और नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी की बीमारियों, सबसे कॉमनली किडनी फेलियर जिसकी एक्चुअली अंश बढ़ती जा रही है इस देश और दुनिया में, उसका ख्याल रखते हैं. तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं, टैंडम काम करते हैं. थोड़ी बहुत ओवरलैप रहती है, पर मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस अलग अलग ऑर्गन्स के दोनों डॉक्टर मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं. ओके. वळूया दुसऱ्या प्रश्नाकडे आपल्या. यूरोलॉजीतल्या येणाऱ्या समस्या या महिला आणि पुरुषांमध्ये सारख्या असतात का त्या वेगवेगळ्या असतात? पुरुषों और महिलाओं में जो जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उसमें अपर ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं जिसमें किडनी और किडनी के पाइप, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर, ये पुरुषों और स्त्रियों में बराबर ही होते हैं. तो इन सब की बीमारियां मोर और लेस पुरुषों और स्त्रियों में एक जैसी ही होती है. वो उम्र के साथ साथ ढलती जाती है और उम्र के साथ जो चेंजेस होती हैं उसकी बीमारियां होती रहती हैं. लेकिन जहां तक लोअर ट्रैक्ट का सवाल है, पुरुषों का एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है और जो हार्मोन की चेंजेस के आधार पे बदलता जाता है. तो यंग लोगों में और उसके बाद में वृद्धावस्था में जिस तरह से प्रोस्टेट ढलता है, हार्मोन चेंजेस के कारण उसमें बढ़ोतरी होती है, उसकी चेंजेस अलग से होते रहती है. जहां तक औरतों का सवाल है, उनका जो लोअर ट्रैक्ट है उसमें यूरिनरी पैसेज और सेक्सुअल पैसेज भिन्न है. तो यूरिनरी पैसेज की जो सराउंडिंग्स है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज इंट्राटस या यूरिनरी पैसेज के बाहर का एरिया बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड रह सकता है. यूट्रस और यूट्रस की जो चेंजेस हैं वो सब लोअर ट्रैक्ट के आसपास आती हैं, जो कहीं गायनेकोलॉजिकल संबंध होता है. तो अगर देखा जाए तो पुरुषों और स्त्रियों में लोअर ट्रैक्ट की ऑर्गन्स की चेंजेस के कारण और उनके हार्मोन के कारण, उनके ऑर्गन रिलेटेड एज के चेंजेस के कारण उस तरह की बीमारी हो सकती है जो थोड़ी भिन्न होती है. मिसाल के तौर पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, खांसी होकर यूरिन लीक होना, जिसमें ये पेल्विक फ्लोर लेडीज में कमजोर होता जाता है, वो पुरुषों में नॉर्मली पाया नहीं जाता है. इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो बीमारी है जिसमें अगर ब्लैडर भरता है और ब्लैडर भरते हुए दर्द होता है, जो एक नाजुकता है जिसमें बहुत सेंसिटिविटी होती है, तो ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है, पुरुषों में शायद कम पाया जाता है. प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शन है, जो यूरिनरी इन्फेक्शन शायद जल्दी से ठीक ना हो, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, ये यंग पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है. और प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट का इलाज होकर के यूरिनरी पैसेज का बंद हो जाना वृद्धावस्था में, ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है. किडनी की और यूरिनरी अपर ट्रैक्ट की यूरिनरी पैसेज की जो बीमारियां हैं, ये जहां तक देखा जाता है औरतों और पुरुषों में लगभग एक जैसे ही होते हैं. कुछ इंसिडेंट्स ज्यादा और कुछ इंसिडेंट्स कम. दोघांमध्येही सारख्याच असतात या समस्या, थोड्याफार प्रमाणात जास्त कमी अधिक असतात. सर, पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात. ओव्हर ऍक्टिव्ह ब्लॅडर ही समस्या सातत्यानं समोर येते, ती जास्तीत जास्त पाहायला मिळते. यावरती काय उपचार आहेत? प्रामुख्यानं पुरुषांमध्ये अधिक दिसून येते ही महिलांपेक्षा. त्याच्यावरती उपचार काय आहेत आणि कशा पद्धतीत हा क्युअर करता येतो? तन्मय जी, बहुत धन्यवाद. ओवर एक्टिव ब्लैडर वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारी यूरिनरी ब्लैडर जो हमारी यूरिन को स्टोर करती है, वो हमारी बात अब नहीं मानती. हम मालिक थे और हमारी ब्लैडर हमारी स्लेव थी, पर अभी थोड़ा मामला बदल जाता है. ओवर एक्टिव ब्लैडर वो होता है जिसमें ये ब्लैडर थोड़ा शैतान हो गया, थोड़ा ओवर एक्टिव हो गया
और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ब्लैडर यूरिन को स्टोर नहीं करता और बार बार जाना पड़ता है। तो कभी कोई 8 से 10 बार या 15 बार भी दिन में जा रहा होता है और शायद पानी न पी रहा है फिर भी जा रहा है, बिकॉज ब्लैडर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। अर्जेंसी वो होता है जिसमें ब्लैडर की यूरिनरी सिस्टम ऐसी है कि हम कंट्रोल ना कर पाए, भागना ही पड़ता है और बहुत बार अर्ज इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्जेंसी होना और कंट्रोल ना कर पाना और यूरिन लीक हो जाना, जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ये तीनों का जो मिश्रण है इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कही जाती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर दो कारणों से हो सकता है। एक तो हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोगों में, जिसमें ब्लैडर इडियोपैथिकली अपने आप ही ओवर एक्टिव हो गया है, उसकी रिसेप्टर्स, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है और ब्लैडर बात नहीं मानता। और ये बहुत ही कॉमन और प्रचलित प्रॉब्लम है। जैसा तन्मय जी आपने पूछा, ये बच्चों से लेकर के यंग एज से लेकर के वृद्धावस्था तक होती है। नॉर्मली औरतों में ये प्रॉब्लम हम ज्यादा देखते हैं और औरतें इसे सप्रेस कर लेती हैं, पर देखा जाए तो यंग लेडीज, मिडिल एज लेडीज को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो शायद पानी नहीं पीती और किसी बहाने काम चलाते रहती हैं। जैसे उम्र बढ़ता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो संख्या और उसकी परिमाण है वो बढ़ती जाती है। देखा जाता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण लोगों की दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। लोग डायपर्स पहनते हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, शायद सही डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, या शायद जागरूकता नहीं है। तो आज जी 24 तास का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आप इतना उजागर कर रहे हैं, बिकॉज ओवर एक्टिव ब्लैडर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है। ये इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से की जाती है कि हम इस ब्लैडर को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम अभी बैठे हुए हैं तो ब्लैडर धीरे धीरे भर रहा है, किडनी से यूरिन आ रही है और उस लेवल तक जो सिस्टोमेट्रिक कैपेसिटी है वहां तक ब्लैडर अपने आप को रोक पाए और फिर हमारी बात माने और हम टॉयलेट में जा पाए। ये जो कंट्रोल नहीं होता है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए आज दवाइयां आ चुकी हैं। बहुत हद तक ट्रीटमेंट डॉक्टरों और मरीजों के बीच में तालमेल होता है, जिसमें हम मरीजों को ये बताते हैं कि आपको एक बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल और दूध ले रहे हैं तो ब्लैडर ऐसी ओवर एक्टिव हो रही है बिकॉज बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो दवाइयां आज अवेलेबल हैं भारत में, जहां एक यूरोलॉजिस्ट अपने मरीज को पहचानते हैं और उनकी सिम्टम्स में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है या बहुत अर्जेंसी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है या यूरिन लीक हो जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर दवाइयों का वो मिश्रण देते हैं, जिसमें एक यंग युवती जो सबर्बन ट्रेन से दहीसर से अगर चर्चगेट जा रही हैं और यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती और अगर डायपर में काम चला रही तो उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर हम किसी न्यूज में बैठे हुए हैं और यूरिन कंट्रोल न कर पाए तो उसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाएगा और इसकी दवाइयां अवेलेबल है। वृद्धावस्था में ये प्रॉब्लम क्योंकि बढ़ती जाती है और वृद्धावस्था में और भी बहुत सी यूरिनरी प्रॉब्लम एक साथ बढ़ती है, बहुत बार लोग इसे मिस कर जाते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट बहुत हद तक मेडिकल है, बहुत हद तक डॉक्टर और मरीजों के वार्तालाप और उनके अंडरस्टैंडिंग में है, बहुत हद तक बिहेवियरल थेरेपी है, जहां हम बहुत से ब्लैडर इरिटेंट जैसी चीजों को न लें, कॉफी चाय के जैसे। कुछ हद तक ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट मेडिसिन से न हो पाती है और हम बहुत बार ऐसे रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर को यूरोडायनेमिक्स के द्वारा पहचानते हैं और उनको ब्लैडर के अंदर इंजेक्शन बोटुलिनम टॉक्सिन देकर के ब्लैडर को शांत भी कर लेते हैं। एक बहुत हद तक ओवर एक्टिव ब्लैडर वो भी है जो न्यूरोजेनिक कारणों से होता है, जिसमें स्पाइन की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, इनमें जो ओवर एक्टिविटी होती है वो न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिविटी होती है और वो जरा संभाल पाना मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत बार हमें गवेषणा करनी पड़ती है और अलग अलग तरह के उपचार करने पड़ते हैं, जिसमें बोटुलिनम टॉक्सिन की थेरेपी, जिसमें एडवांस मेडिकल थेरेपी और बहुत बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है। आज इस शहर में जहां हर कोई बिजी है, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझाएं कि अगर आपकी ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो आप टाइम से अपने डॉक्टर को मिलें। नक्कीच. तर ओव्हर ऍक्टिव्ह ब्लॅडर ही जरी समस्या असली तरी त्यावरती उपचार आहेत आणि ते उपचार वेळीच करणं हे तितकंच गरजेचं आहे. डॉक्टर, आपण युरिन समस्येवरती बोलतोच, त्यामुळे किडनी ओघाओघानं त्याच्यात येणारच आहे, किडनीचा उल्लेख त्यात होणारच आहे. किडनीच्या कोणत्या समस्या सामान्यपणे खरं तर समोर येतात? जी हाँ, बहुत धन्यवाद। तो किडनी की समस्याएं उस तरह की हो सकती हैं जिसमें किडनी में अगर इन्फेक्शन हो तो दोनों किडनीज हमारी पीछे की तरफ यहाँ होती हैं और इन किडनी की इन्फेक्शन में जब किडनी में सूजन होती है तो यहाँ दर्द हो सकता है। किडनी में स्टोन्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो इस शहर में और दुनिया में इस जमाने में एपिडेमियोलॉजिकली पाई जाती है और स्टोन्स का मूव करना, किडनी के पाइप के द्वारा साइड में दर्द होना और ये दर्द नीचे की तरफ जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज देखा जाता है। अगर आप किडनी और यूरिन की बात कर रहे हैं तो यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यूरिनरी इन्फेक्शन वो है जिसमें पेशाब में जलन होना, कंट्रोल ना कर पाना, दर्द होना, पीड़ा होना और इन्फेक्शन अगर ऊपर की तरफ किडनी में जाता है तो बुखार होने का डर रहता है। पेशाब में खून जाना हर समय नॉर्मल नहीं है और ये स्टोन्स के कारण, कैंसर के कारण, बहुत सीवियर इन्फेक्शन के कारण पाई जाती है। तो यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, यूरिन में खून जाना, यूरिन में जलन होना, यूरिन खुल के ना आना और वृद्धावस्था में यूरिन का रास्ता रुक जाना और पेशाब पूरा खाली ना हो पाना,
इन्फेक्शन किडनी में होना और किडनी में दर्द होना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हैं। और ये सब चीज़ों को एक मरीज अगर टाइम से डॉक्टर के पास आता है और पहचानता है तो शायद ट्रीटमेंट टाइम पे हो पाती है। पण डॉक्टर, किडनी फेल्युअर म्हणजे नेमकं काय आणि किडनी फेल्युअरवरती उपचार काय हे सांगाल? बहुत धन्यवाद। किडनी फेलियर एक ऐसा शब्द है जिसमें हम दोनों किडनी के बारे में यूज करते हैं। किडनी फेलियर वो हुआ जिसमें किडनी वो काम कर नहीं पा रही है जिसके लिए वो बनी हुई है। तो एडल्टहुड में किडनी का वो काम होता है जिसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स का निकलना बॉडी को एक होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। अगर किडनी अपना काम ना करे तो ये वेस्ट अगर निकल ना पाए तो ये हम क्रिएटिनिन के द्वारा अपनी ब्लड में टेस्ट करके जान जाते हैं कि ये किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो रही है, किडनी में प्रोग्रेशन हो रहा है। नॉर्मल जो क्रिएटिनिन 1 के आसपास होता है, अगर ये 2, 3, 4, 5 जा रहा है, मतलब हमारी किडनी नाजुक होती जा रही है, इन किडनी के फंक्शंस घटती जा रही है। दो कॉमन प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का होना और इनका कंट्रोल ना होना और ये बहुत लंबे अंतराल तक रहना, ये एक्चुअली किडनी को चोट पहुंचाते हैं। किडनी फेलियर की प्रॉब्लम देखी जा रही है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है और ये रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब अगर किडनी एक बार फेल कर जाती है तो इसका फिर काम न कर पाना और बॉडी को एक तरह का जोखिम होता है, जिसके लिए हमें किडनी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना पड़ता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वो हुआ जिसमें हम या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़े। मुश्किल यह है कि इतनी जागरूकता की जरूरत है कि डायलिसिस एक स्टॉप गैप थेरेपी है। अगर किडनी फेल होता है तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी इवैल्यूएशन करते हैं, आपकी कंडीशन को संभालने की कोशिश करते हैं, और ये करते वक्त आपको डायलिसिस पे डालते हैं ताकि जो किडनी काम नहीं कर रही है वो डायलिसिस की मशीन आपको मेंटेन करे और आपकी डायलिसिस के द्वारा आपको संभाल के रखे। फाइनल ट्रीटमेंट हर समय किडनी फेलियर का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिसकी जागरूकता आज Z24 चास के द्वारा हम फैलाना चाहते हैं, जिसमें ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ऑर्गन फेलियर के बाद ऑर्गन की जो कमी है उस कमी को जागरूक करने के लिए पूरी शहर और पूरी जनता को बताने की जरूरत है। किडनी फेलियर इरिवर्सिबल है, फाइनली वो अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो इस इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट के लिए क्योर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट ही है। और वो ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के द्वारा 1994 के बाद से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अपने रिलेटिव्स को किडनी दे करके और इस बीमारी से उनको बाहर निकाल सकते हैं, ताकि वो हफ्ते में 3 बार मशीन के साथ जुड़े न रहें। तो मेरा इससे इस प्लेटफॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज होगा कि हम अपनी किडनी फेलियर के बारे में अगर जानते हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के करीब, उनकी टीम के करीब रहते हुए इस ट्रीटमेंट को क्योर तक ले जाए। सिर्फ इसे डायलिसिस तक न छोड़ दे, जहां पे हम हफ्ते हफ्ते महीनों और सालों साल मशीन के साथ चिपके रहते हैं। नक्कीच। तर मूत्रविकार दोष आणि किडनीच्या समस्या ज्या काय आहेत त्याच्यावरती उपचार काय आहेत हे डॉक्टर संजय पांडे आपल्याला सांगतातच। त्यांचं मार्गदर्शन हे अशाच पद्धतीत सुरू राहील, पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर। त्यामुळे पाहत राहा हितगुज। ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण मार्गदर्शन घेतोय डॉक्टर संजय पांडे यांच्याकडनं मूत्रविकार दोष आणि त्यावरील सकारात्मक उपचार या विषयावरती। डॉक्टर, असे कोणते आजार आहेत ज्यामध्ये पाणी पिणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतंय? कारण आता खूपच बिझी शेड्यूल असतं आणि अशात पाणी पिणं शक्य होत नाही किंवा विसरायला होतं, त्यामुळे पाणी पिणं कुठल्या आजारांमध्ये जास्त गरजेचं आहे? जी हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जाने की जरूरत है, पर अगर देखा जाए आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में लोग पानी पीना भूल ही गए हैं। खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया और बाकी टाइम चाय, कॉफी, कोला और दूध और इस तरह के लिक्विड्स लेना, ये शायद सही नहीं है, क्योंकि पानी की एक अलग से रिक्वायरमेंट है। आप पानी नहीं पीते हैं, आप अगर व्रत रखते हैं तो बॉडी को स्ट्रेस करके पानी बनाना पड़ता है, उसको वो ऑब्लिगेटरी अमाउंट ऑफ यूरिन बनाना ही पड़ता है जिससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जा सके। तो पानी की मात्रा अवश्य, अगर हार्ट और लंग्स की कंडीशन ठीक है और अगर किडनीज की प्रॉब्लम नहीं है तो पानी की मात्रा कुछ कुछ चीजों में बढ़ाने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे स्टोन फॉर्मर्स वो होते हैं जिनमें यूरिन सुपर सैचुरेटेड होता है। अगर मैं कहूं तो किडनी स्टोन फॉर्मेशन एक ऐसी एपिडेमियोलॉजिकल बीमारी है जिसमें हम लोग अपने यूरिन को अगर डाइल्यूट ना रख पाए तो शायद किडनी में स्टोन्स बनने की शिकायत होती है। किडनी का स्टोन बनना यूरिन में एक यूरिनरी सुपर सैचुरेशन की माहौल होती है, जिसमें सॉल्यूट्स ज्यादा और अगर सॉल्वेंट कम है तो वो सॉल्यूट्स डिसॉल्व नहीं हो पाते, और रात को जब हम 8-10 घंटे आराम से सो रहे होते हैं, जब हम ऐसे ही डिहाइड्रेशन में रहते हैं, तो स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा है। तो जो लोग स्टोन फॉर्मर हैं उन लोग के लिए बहुत जरूरी है जानना कि वो अपनी पानी की जो डिवीजन है वो पूरे दिन और रात डिवाइड करके रखें। रात को सोने के पहले पानी पी के सोएं और दिन भर पानी को डिवाइड करें।
वैसे भी हाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सबकी बॉडी के लिए, ताकि हम अपने आप को जागरूक पाएं और अपने आप को कंफर्टेबल और स्ट्रेसलेस पाएं। अगर देखा जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम पानी कम पीते हैं, सफाई कम रहती है, यूरिन कंसंट्रेटेड रहता है, यूरिन फाउल स्मेलिंग रहता है, ज्यादा एसिडिक रहता है, और ये सब माहौल अच्छा नहीं है। तो क्योंकि हमारी दिनचर्या से पानी घटता जा रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का एक अंश इसके कारण भी होता है, अपार्ट फ्रॉम सफाई और हाइजीन वगैरह वगैरह। दूसरा, स्टोन फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग अपने आप को एटलीस्ट बिहेवियरली ये तो कर सकते हैं कि यूरिन को इतना डाइल्यूट कर सकते हैं कि अपनी पानी को डिवाइड करके पिए। मरीज हर समय पूछते हैं कि हम इतना पानी कैसे एक बार पी लें, तो पानी को डिवाइड करना है। हमने सुबह दोपहर शाम रात, खाने के पहले और खाने के बाद पानी को यूं डिवाइड किया कि हम अच्छे हाइड्रेशन स्टेट में हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नॉर्मल कंडीशंस में, समर सीजन में जो जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो चाहिए बिकॉज वो पसीने बहा रहे हैं। लेकिन डिजीज स्टेट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्टोन ऐसी दो चीजें हैं जहां पे हमारी पानी की मात्रा अच्छी खासी हो, उसे बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते आपके कार्डियोलॉजिस्ट और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको पानी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाही, याच अनुषंगानं मी वळणार होतो की किडनी स्टोन सारखा जो आजार आहे तो केवळ औषधांना बरा होऊ शकतो की त्याला ऑपरेशनची गरज भासते? बहुत ही अहम और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तन्मय जी। किडनी स्टोन्स वो हैं जो अंश बनते हैं आपके सॉल्यूट से, जो डिजॉल्व होकर यूरिन में निकल ना पाए। तो लोग कहते हैं कि इनको दवाइयों से ठीक कर दो। अब देखा जाए तो किडनी अपने में एक रूम विद इन रूम है जिसमें कैलिसेस हैं, पेल्विस हैं, और ये स्टोन्स कैलिसेस में बनते हैं जहां पे ज्यादा यूरिनरी कंसंट्रेशन होते रहती है और जहां यूरिन की सुपर सैचुरेशन हो रही है। छोटे स्टोन्स और सॉफ्ट स्टोन्स शायद डिजॉल्व हो सकते हैं डिसोल्यूशन थेरेपी में अगर वो सॉफ्ट हैं तो, लेकिन स्टोन्स उस दिन ही पकड़ में आते हैं जिस दिन स्टोन बने। स्टोन शायद हेल्थ चेकअप में पकड़ में आए या इमरजेंसी में पकड़ में आए जब स्टोन मूव करने की कोशिश करते हैं। रातों रात जब स्टोन किडनी से नीचे मूव करता है तो एक तरफ फ्लैंक में दर्द होना और वो दर्द बढ़ता जाना और उसके साथ उल्टी होना और बुखार होना, ये बताता है कि ये एक इमरजेंसी बन चुकी है। तो किडनी का स्टोन एक किडनी की छोटी से पाइप से निकलने की कोशिश करता है। अगर वो उस अंश का है 4 से 8-10 मिलीमीटर का, उस छोटे 2-3 मिलीमीटर के पाइप में आके अटक सकता है। और किडनी की पाइप 24 से 25 सेंटीमीटर की होती है जब तक ब्लैडर तक नहीं पहुंचती। तो इस छोटे से पाइप में अगर पत्थर फंसता है तो वो इमरजेंसी होता है। उस इमरजेंसी में कुछ छोटे ही पत्थर है जो नीचे की तरफ आए वही निकल पाएंगे, वरना हर स्टोन निकल नहीं पाएगा। सो डिसोल्यूशन थेरेपी वो थेरेपी है जो हम कोल्ड कंडीशन में, अगर हम छोटे छोटे स्टोन्स और सॉफ्ट स्टोन्स किडनी में पाए रूटीन हेल्थ चेकअप में, तो बिहेवियरल थेरेपी, वाटर इनटेक बढ़ाना, सिट्रेट की मात्रा बढ़ाना, ये करते करते कुछ स्पेसिफिक दवाइयों से शायद डिसॉल्व कर पाएंगे। स्टोन्स नॉर्मली बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, कुछ स्टोन बेल्ट्स होते हैं। कहा जाता है कि कुछ खाने पीने से स्टोन्स बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जैसे चाय, कॉफी, कोला, चॉकलेट, हरा सब्जी और दूध। ये स्टोन फॉर्मर्स में हम जरा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हमने कुछ ना नहीं कहा, लेकिन इन सब चीजों को जरा रेस्ट्रिक्ट करने का फायदा ये होता है कि आप अपनी किडनी को इतने सारे सॉल्यूट से हैमर तो नहीं कर रहे, साथ ही पैरेलल नहीं बढ़ा रहे हैं। किडनी स्टोन्स की सर्जरी आज उस लेवल तक जा चुकी है जहां हम एक जमाने में ऑपरेशन खोल के करते थे, आज हम दूरबीन के द्वारा और लेजर के द्वारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टोन मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी के द्वारा पाउडर चकनाचूर करके निकाल सकते हैं। आपके यूरोलॉजिस्ट बिल्कुल सक्षम है इस देश में और शहर में कि आपके स्टोन्स को पहचाने। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर किडनी में स्टोन्स पाया जाता है तो उसका दो ही नेचुरल हिस्ट्री है। या तो वो स्टोन किडनी के पाइप गिरेगा और कभी न कभी ब्लॉक करेगा और वो इमरजेंसी उस रात होगा जब वो रविवार की रात या छुट्टी की रात हो, या वो किडनी स्टोन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन बहुत बड़ा सा किडनी में स्टोन होगा। तो दोनों ही नेचुरल हिस्ट्री हमारे हित में नहीं है। तो अगर कोई किडनी में स्टोन है तो यूरोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट हैं जो आपकी स्टोन का निदान कर सकते हैं। तो स्टोन की सर्जरी आजकल बहुत ही सेफ हो चुकी है और सर्जरी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लिथोट्रिप्सी वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम उस जमाने से आज तक पत्थरों को बाहर से ही पाउडर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, बाहर से ही उसे पाउडर किया और चकनाचूर कर दिया तो शायद वो पाउडर इस यूरिनरी पाइप में न अटके और शायद वो निकल जाए। पण डॉक्टर, मूत्रविकाराबाबत कोणत्या बाबींकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जातं, अशा कुठल्या बाबी आहेत? जी हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि इस व्यस्त लाइफस्टाइल और जीवन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग यूं ही टाल देते हैं, जिसे इग्नोर कर जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यूरिनरी सेंसेशन, जलन होना, यूरिन बार बार आना और यूरिन के साथ साथ थोड़ा लोअर एरिया और गुप्तंग में दर्द होना। लोग डॉक्टर को दिखा के कुछ ट्रीटमेंट लेकर के थोड़ा ठीक हुए तो शायद पूरी ट्रीटमेंट ना करा और उसी में काम चला लिए। यूरिन में खून जाना कभी भी नॉर्मल नहीं है। अगर यूरिन में कभी भी खून माइक्रोस्कोपिकली यूरिन के टेस्ट में या आपने यूरिन में खून देखा तो ये कभी भी नॉर्मल नहीं है। उसे लॉजिकली कंक्लूड करने की जरूरत है अपने यूरोलॉजिस्ट के पास। कहने का मतलब ये है कि यूरिनरी खून तभी देखा जाता है जब शायद कोई स्टोन मूव कर रहा है या कोई बहुत ही सीरियस इंफेक्शन है या किडनी या जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट में कोई कैंसर है।
तो खून कभी भी इग्नोर ना करें, यूरिनरी इन्फेक्शन कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कभी कभी किडनी और बॉडी तक फैल सकता है और ये कभी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन वो चीज है जिसमें यूरिन ग्रेजुअली ऑब्स्ट्रक्ट होता है। पुरुषों और स्त्रियों में जैसे हार्मोन्स के चेंज होते हैं, स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाना, और पुरुषों में हार्मोन्स के चेंजेस के बाद 50-60 साल के बाद प्रोस्टेट का बढ़ना, और उस बढ़ने के कारण पेशाब के रास्ते का संकुचित होना और पेशाब खुल के नहीं आना। ये क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है, लोग इसे बहुत हद तक पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि ये हमें तंग नहीं कर रहा। जिस दिन तंग करता है ये इमरजेंसी बन जाता है। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स वो हैं जिसको लोग डिस्कस नहीं करते हैं, शर्माते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, या कुछ ट्रीटमेंट कराया, कुछ टेस्ट कराया और बीच में छोड़ देते हैं। इन सबको छोड़ करके एक वो पटरी पे आना है जहां ट्रीटमेंट को कंक्लूड करें, ताकि फिर ये कभी भी इमरजेंसी ना बनने पाए। याच अनुषंगाने एक प्रश्न उपस्थित होतो, म्हणजे लहान मुलांमध्ये देखील अशाच समस्या उद्भवतात. बिछाना ओला करण्यासारखी सवय असते, ती कितपत गंभीर आहे आणि त्यावरती काय उपाय आहेत? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस वो प्रॉब्लम है जो बचपन में होती है, बिकॉज ब्रेन और बॉडी, नींद के टाइम में ब्रेन और ब्लैडर एक तरह का संतुलन, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब सो रहे होते हैं तो ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, हम जब जगे हुए हैं तो हमारी एक अपनी आंतरिक कंट्रोल होती है। बेड वेटिंग वो है जो हम बिल्कुल निद्रा में है और यूरिन लीक हो जाता है। ये छोटे बच्चों में तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं इसकी कंट्रोल बहुत हद तक आती जाती है, बिकॉज इसमें पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है, उनको जगाना, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन बेड वेटिंग बहुत बार परसिस्ट कर सकता है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ उन बच्चों का बहुत तंग रहता है। बच्चे मॉरली बहुत ही डाउन रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में कम रहती है, उनका मिलना जुलना, खेलना और उनकी पूरी पर्सनालिटी पे, डेवलपमेंट पे बहुत हद तक फर्क पड़ता है। हम ऐसे बहुत से बच्चों को देखते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में बेड वेटिंग और नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार पेशाब जाने की एक अनूठा क्लिनिक है, जिसमें मरीज जो रात को बार बार पेशाब जा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे उस उम्र में हैं 5 से 15 साल की उम्र में, जिनकी अभी भी हर रात या हफ्ते में 2-3-4 बार बेड वेटिंग हो रही है और ये उनकी माहौल के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए एक क्लिनिक खुला हुआ है जो हम 6 दिन मरीजों को देखते हैं। तो बेड वेटिंग वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिसको अगर हम टाइम पे कंट्रोल कर लें तो शायद हमारी डेवलपमेंटल इंप्रूव होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इससे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इससे आपकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो जाती है, तो इसे टाइम पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नक्कीच. तर मूत्रविकार आणि एकंदरीतच या सकारात्मक उपचार यावरती, मूत्रविकाराचे दोष यावरती जे उपाय सांगितले डॉक्टरांनी ते अतिशय फायदेशीर ठरतील. आणि आज आम्हाला तुम्ही वेळ दिलात आणि इथे स्टुडिओत आलात त्याबद्दल आपले धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. तर हितगुजमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.